हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने महाट्रांसको के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर दी महाट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 47 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपके लिए दिए हैं वो सभी आपने देखे रहेंगे, और जिन्होंने भी 46 सेशन नहीं देखे रहेंगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी महाट्रांसको 2023 या तो 24। अगर आप उसमें अगर जाकर देखते हो तो आपको ये सभी के सभी सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन दोस्त, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सभी सेशन के पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक रहेगी मैं डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा। राइट, ओके। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है। राइट ना? यस। एंड दिस इज माय नेम एंड आई एम अ इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20। एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। ये देखो, ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन, बट मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन तो कोई भी लेके आता है बेटा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। राइट ना? यस। एंड मैं अगर मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। राइट, यस। तो आज के सेशन में हम देखेंगे गोल्डन एमसीक्यूज, जो कि सिलेक्शन सीरीज का ही ये पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और ये गोल्डन एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 1 रहेगा। और अगर हम डे वाइज देखें तो ये हमारी सिलेक्शन सीरीज का 47 सेशन है। राइट ना? यस। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधा देखेंगे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रखा क्या है। तो ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, तो शायद से ये इंडक्शन मोटर्स है। क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। द रेशियो ऑफ रोटर आउटपुट टू द रोटर इनपुट। आपको क्या बोला है कि रोटर आउटपुट टू द रोटर इनपुट का रेशियो पूछा है। रोटर आउटपुट टू द रोटर इनपुट इस, अब ये क्या ये बेसिकली रोटर का आउटपुट मतलब रोटर का पावर रहेगा। राइट ना? तो रोटर का आउटपुट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो वो कितना रहेगा, तो वो आपके पास चलो मैं ऐसे लिखता हूँ। चलो, रोटर आउटपुट टू द रोटर इनपुट है, तो इसका आपके पास जो रेशियो है वो बेसिकली क्या है, तो आपके पास 0.96 है। ठीक है, अब इतना तो उन्होंने दे दिया। अब उन्होंने क्या बोला कि बताओ भाई स्लीप क्या रहेगी। यस, स्लीप क्या रहेगी। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है लाइफ टाइम। इंडक्शन मोटर में आपके पास बेटा एक पावर फ्लो डायग्राम होती है। राइट ना? क्या होती है आपके पास? पावर फ्लो डायग्राम होती है, जिसमें से 3 रेशियो आपको याद रखना है। वो 3 रेशियो ये कि यहाँ पर होता है एयर गैप पावर टू दी रोटर कॉपर लॉसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉपर लॉसेस है बेटा ये रोटर के कॉपर लॉसेस है। टू दी मैकेनिकल पावर, यस, टू दी मैकेनिकल पावर। तो इन तीनों के बीच में जो रेशियो होता है वो होता है 1:2 SS2। अब इन दोनों को एज इट इज लिखना है 1S, एंड मेरे साइड से आप यहाँ पर माइनस दे सकते हो। तो ये मैंने हमेशा ऐसे बोलता बच्चों को, ये सीक्वेंस अगर याद रख लिया आपने तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, कहीं पर भी आपके पास लॉसेस के बारे में बात नहीं की गई है। लिसन केयरफुली, लॉसेस के बारे में बात नहीं की गई है। इसका मतलब जो रोटर का आउटपुट है बेटा, रोटर आउटपुट हम उस मोटर का क्या ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैकेनिकल लॉसेस के बारे में कुछ भी बताया नहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर जो रोटर का आउटपुट रहता है उसे हम मैकेनिकल आउटपुट भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सर शाफ्ट आउटपुट। राइट ना? मैकेनिकल पावर डेवलप भी हम बोल सकते हैं, और मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब हमारे लिए होता है पीएम। गेटिंग? यस, ठीक है। एंड ध्यान से देखना, स्टेटर इनपुट लॉस, सॉरी, स्टेटर के लॉसेस के बारे में भी बात नहीं की गई है। स्टेटर के लॉसेस के बारे में भी कहीं भी बात नहीं की गई है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो रोटर का जो इनपुट होगा सर, रोटर का जो इनपुट होगा वो सर हमारे पास सीधा सीधा, या फिर मैं बोल सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास सर एयर गैप पावर है
एयर गैप पावर, ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एयर गैप पावर, राइट ना। इसको पूरा डिटेल में नहीं मैं पढ़ाऊंगा। यस, आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि रोटर आउटपुट हमारे पास मैकेनिकल आउटपुट के बराबर हो जाता है जब हम मैकेनिकल लॉसेस अज्यूम कर लेते हैं जीरो है। एंड जब हमारे पास रोटर इनपुट ही हमारे पास एयर गैप पावर के बराबर हो जाएगा, या फिर ये होता ही होता है, इसमें कुछ बात ही नहीं। जो एयर गैप में पावर रहेंगी वही तो रोटर के लिए इनपुट रहेगा ना। यस, ये तो अप्रोक्सीमेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि बेटा ये आपके पास तो इक्वल चीज ही होती है। तो इसका मतलब आपको बेसिकली अगर हम देखें तो इस समय रोटर आउटपुट मतलब हमारे लिए क्या है, मैकेनिकल पावर डेवलप, और रोटर इनपुट मतलब हमारे के लिए पीजी है हमारे पास, एयर गैप पावर। तो इन दोनों का ही बेसिकली आपको रेशियो दिया है, मतलब पीएम अपॉन पीजी दिया गया है, जिसका वैल्यू कितना है 0.96। और अगर हम इस फॉर्मूले से देखें बेटा, पीएम अपॉन, ध्यान से देखना, पीएम अपॉन पीजी, मतलब पीएम अपॉन पीजी करना है तो पीएम के नीचे जो टर्म है मतलब वन माइनस यस, तो उसको न्यूमरेटर में रखना, वन माइनस यस डिवाइड बाई पीजी करना है तो पीजी के डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, तो वन है, तो आप यहाँ पर लोगे भाई वन। तो आप क्या बोल सकते हो, 0.9 इंटू वन इज इक्व टू वन माइनस यस, आप लिख सकते हो ना, यस। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता कि एस इज इक्व टू वन माइनस 0.96, तो आपकी जो स्लिप आ जाएगी तो वो आपके पास कितने आ जाएगी, 0.04 आ जाएगी। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर मैं स्लिप की बात करूँ तो आप क्या बोल सकते हो, सर माई स्लिप इज 4%। कितने प्यार से और नजाकत से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यस, तो यहाँ पर बस कंसेप्ट ये ही थी कि आपको ये रेशो पता होना चाहिए। और इस सीक्वेंस को याद रखना बेटा, मैकेनिकल सॉरी पहले तो एयर गैप पावर, देन रोटर के कॉपर लॉसेस, देन मैकेनिकल पावर, तो ये 1:S2 1-S, ये रेशो आपको याद ही रखना है। यस, तो इसमें कैसे भी आप रेशो बना सकते हो, और ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सेशन में भी दिया गया है, बट फिर भी मैं यहाँ पर चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो अगर सपोज आप कुछ रेशियो आपके पास ऐसा कभी लगे तो पीजी अपॉन सपोज आपको पी कॉपर लॉसेस लगेगा, इसको मैं कॉपर लॉसेस ही बोलता हूँ सपोज, ये तो थोड़ा आपको बहुत छोटू लिख रहा हूँ मैं। तो इससे रेशियो कैसे बनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पी जी मतलब एयर गैप पावर डिवाइड बाय सपोज आप कर रहे हो कॉपर लॉसेस, तो आप एयर गैप के पावर के नीचे देखना वन है, तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे, 1:2। नीचे अगर आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पर ऐसे, तो आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर लिखते बेटा यस, ऐसे एक रेशियो बन सकता है। और अगर आप चाहते हो तो इन दोनों के बीच में रेशियो भी आप क्रिएट कर सकते हो, जो अभी अभी हमने किया। आप जैसा आप रेशियो लिखोगे वैसी चीजें आ जाएगी। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर पीजी अपॉन पीएम लिख रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर पीजी के नीचे वन है तो हम लिखेंगे वन, एंड पीएम के नीचे सर वन माइनस एस है। तो ये आप जैसे रेशियो लोगे ना तो उस तरीके से ये रेशियोज आ जाएंगे। तो ये सेकंड रेशियो हो सकता है। तीसरा रेशियो आप ऐसे भी बना सकते हो, सपोज आपको पीएम, फॉर एग्जांपल पीएम अपॉन आपको पी कॉपर लॉसेज चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, तो पीएम मतलब वन माइनस यस, एंड पीएम के नीचे आपके पास यस है, तो ये भी रिलेशन आपके पास बन सकता है। तो बेटा लास्ट टाइम इस वाले कंसेप्ट से आपके पास क्वेश्चन बने थे, याद रखना, लास्ट टाइम महा ट्रांसफर में इस वाले कंसेप्ट से बेटा आपके पास क्वेश्चन बने थे। तो एक रेशो मुझे नहीं याद आ रहा अभी कौन से रेशो से बना था, बट एक तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। ऐसे आपके पास यहाँ से बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एज वेल एज गेट का और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है इंडक्शन मोटर का। आपके पास कौन सा, पावर फ्लो डायग्राम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या। और ये क्वेश्चन शायद से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्या बोला है, द ग्रे कोड फॉर अ डेसिमल नंबर 6 इज, डेसिमल नंबर आपके पास 6 है, उसका ग्रे कोड पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास ये 6 नंबर है, ये किस तरीके का है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो अगर मुझे इसका ग्रे कोड चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इसको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, 4 बिट बाइनरी में। तो सभी को एक चीज पता होंगी कि 4 बिट बाइनरी में करते वक्त हम क्या करते हैं, 1, 2, 4 एंड 8, यस ना, इसका दुगना दुगना कर जाते हैं। तो हमें अभी क्या चाहिए, 6 चाहिए ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सर 4 और 2 को ऐड करने से 6 मिल जाएगा, तो इसको हम 1 1 करेंगे, बाकी दोनों को 0 0 कर लेंगे। तो इसका मतलब 4 बिट 6 बिट डेसिमल जो है ना सर, इसका बाइनरी नंबर क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 आ जाएगा, राइट ना। तो ये बाइनरी मैंने 4 लिखा है, सॉरी, यहाँ पर बाइनरी नंबर आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका चाहिए आपको ग्रे कोड। तो आप सभी को पता होगा कि जो बाइनरी टू ग्रे कोड करते वक्त हम क्या करते हैं, तो नंबर को एज इट इज लिखना होता है, ओरिजिनल नंबर को एज इट इज, तो 0 1 1 0, इसको एज इट इज लिखने के बाद जो फर्स्ट बिट होता है बेसिकली बाइनरी का, वो एज इट इज लिखना होता है। तो ये बाइनरी नंबर है, याद रखना, दिस इज बाइनरी।
और इससे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी ग्रे कोड में। यस, बी से लेके जी तक जा रहे हो तो जीरो को एज इट इज लिखना। देन आप क्या करते हो, इन दोनों का बेटा कर लेते हो एक्सॉर, देन जो भी रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। तो वन एक्सॉर वन, तो आपको पता है ना कि वन होता है, वैसे ही इन दोनों का आप क्या कर लोगे भाई, एक्सॉरिंग। तो इनका एक्सॉर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे वन, और सॉरी इनका एक्सॉर कितना आ जाएगा बच्चा, जीरो, राइट ना। एंड इसका अगर आप एक्सॉरिंग कर लेते हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वन। तो ये आपके पास ग्रे कोड बन चुका है। तो ये दिस इज अवर ग्रे कोड फॉर द सिक्स डेसिमल नंबर सिक्स है तो उसका ग्रे कोड ये वाला रहेगा। तो वेयर इज योर ऑप्शन, 1010 1010, हेयर इट इज योर, राइट ना। यस, तो ये प्रोसीजर समझ लेना। ग्रेड टू बाइनरी करते वक्त हम इस तरीके से करते हैं। एंड यही चीज अगर सपोज ये अगर इस तरीके से नंबर दिया जाता, ध्यान से सुनना, आपको नंबर वन, वन, जीरो, वन चाहिए, और इससे अगर ये सपोज आपके पास किस तरीके का ग्रे कोड है, तो ये जी कोड है ना, मतलब ग्रे कोड है। अब अगर आपको बाइनरी चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, तो आपको इस ये भी चीज पता होनी चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं बट फिर भी मैं बताऊं। तो पहली जो टर्म होती है ना उसको एज इट इज लिखना होता है, तो जीरो ही हो जाएगा। देन बेटा जो रिजल्ट आता है याद रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है इसको इसके साथ एक्सॉरिंग करके यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसका एक्सॉरिंग कर लेंगे तो सर देखना, वन जीरो वन एक्सॉर विथ वन, तो वन होता है। देन इसको इसके साथ एक्सॉर कर लेंगे बेटा, देन जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। तो वन एक्सॉर विथ जीरो, तो वन आ जाएगा। यस, एंड वन को अगर हम इसके साथ एक्सॉर करेंगे लास्ट वन के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये देखना वन एक्सॉर विथ वन, जीरो आ जाएगा। तो दिस इज योर बाइनरी। आप देख सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो बेटा। एक दो क्वेश्चन ही समझ लेना, हजार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखना, भले ही आपके पास क्वेश्चन बाइनरी टू ग्रे पूछा था, बट मैंने इस सेशन में आपको ये भी पढ़ा दिया ना कि भाई ग्रे टू बाइनरी आप कैसे कर लेते हो। यस ना। यस, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछते हैं कि सर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो या दो तीन सब्जेक्ट पढ़ाते हो। मैं बोलता हूँ मेरे बेटा लगभग पूरे 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसे कि आपको इंडक्शन मोटर, आप जिससे भी आप जज कर सकते हो, मैं मशीन भी पढ़ाता हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाता हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैं मेजरमेंट भी पढ़ाता हूँ, राइट ना। मतलब मैं सभी सब्जेक्ट लगभग पढ़ाता हूँ आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो क्या बोला है, ध्यान से देखना, मैच द लीस्ट वन एंड लीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। मैच करनी है सभी चीज़ें, तो इसके लिए मैंने तो सेशन लिया ही हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करने की आपको मेथड बताता हूँ। देखो, ये जो केल्विन है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दी थी, केल्विन में यल याद रखना। केल्विन से आप यल याद रख सकते हो, तो यल स्टैंड्स फॉर लो रेजिस्टेंस। तो केल्विन ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप बोलोगे सर लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको नलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पेड़ क्या लगाई, ध्यान से देखना, हमने पेड़ लगाई सर टू के लिए, सर वन सही है। तो टू के लिए वन, तो देख सकते हो सर ए एंड बी तो आ नहीं सकता, इस तरीके से याद रखना। वैसे मैंने बोला था कि जो शेयरिंग ब्रिज में सी होता है, याद रखना शेयरिंग ब्रिज में सी होता है बच्चा। केल्विन के लिए यल बोला था मैंने, इससे आप लो याद रख सकते हो, लो क्या, लो रेजिस्टेंस। यस, ये ट्रिक मैंने बताई हुई जहाँ पर मैंने ब्रिज का एक सेशन लिया हुआ है। शेयरिंग के लिए मैंने बोला था बेटा सी से याद रखना कैपेसिटेंस, राइट ना, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए। तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट देखो, ऑप्शन तो वन वैसे ही कट चुका है, तो ऑप्शन के पास चार है, ध्यान से देखना, राइट। तो इसका मतलब सी जहां पर है वहां पर चार आ जाएगा। यस, तो देख सकते हो आपके पास ये दो से ही आपके पास आंसर आ चुका है, दो से आपके पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सी सही है, क्योंकि बी देखो वन से मैच कर रहा है एंड सी आपके पास फोर से मैच कर रहा है। इससे इस तरीके की चीजें किसी में भी मैच नहीं करी। बट फिर भी हम बाकी की चीजें देख लेंगे। तो मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जो आपके पास विस्टॉन ब्रिज होता है बेटा, ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। तो मतलब डी टू तक आ जाएगा, तो देख सकते हो डी टू तक आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, डी टू तक आ जाएगा। और ऑलवेज आपको तो पता है कि भाई अंडरसन ब्रिज तो हम इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। यस, तो ये तो मैक्सवेल ब्रिज का ही एक मतलब हम बोलेंगे नेक्स्ट एडवांस ब्रिज होते हैं, राइट ना। मतलब नेक्स्ट 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 चीजें होती है, एंडरसन ब्रिज एडवांस, मैक्सवेल ब्रिज का एडवांस ब्रिज होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। तो इसका मतलब ए का थ्री हो जाएगा। तो ए का देख सकते हो आप, थ्री यहाँ पर दिख रहा है, समझ में आया। तो सी आपके पास ए का थ्री, ए का थ्री। देन हमने देखा सर डी मीडियम रेजिस्टेंस के लिए तो टू। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज अ बिल्कुल करेक्ट वन। गेटिंग माय पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये आया हमारे पास पावर सिस्टम का क्वेश्चन।
यस। तो ये क्वेश्चन मैंने मिक्स क्यों रखे हैं, तो ये इसलिए रखे क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में भी आएंगे। एक सब्जेक्ट लेकर क्वेश्चन नहीं टेस्ट सीरीज और आपके पास फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चन, कभी ये कभी डिजिटल कभी मेजरमेंट कभी ये कभी वो। तो देख सकते हो इसीलिए मैंने बेटा मिक्स टाइप के क्वेश्चन रखे, सो दैट आपका माइंड आप यहाँ से कैच करेगा। तो लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है ऐसा समझ लो, ये लाइव टेस्ट सीरीज है। क्या बोला है, हाउ कैन द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पूछिए, मतलब आपको क्या पूछा है बेसिकली, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट पूछिए, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पूछिए ना उन्होंने, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी। ओके, अब स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मतलब मैंने बोला था कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ही हम इसको बोल सकते हैं कि सर पी मैक्स हम इसको बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चा, तो इसका दूसरा नाम है स्टेडी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिमिट भी हम बोल देते हैं, राइट ना, लिमिट। तो जब स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट आ जाएंगी तो नॉर्मल जो हमारे पास पावर का इक्वेशन होता है वो ये होता है, ई अपॉन वी अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ डेल्टा। बट जब भी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करेगा तो आपकी टर्म इतनी ही ली जाती है, मतलब ये होता है आपके पास पी मैक्स, राइट ना, ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के होता है। साइन डेल्टा को हम वन कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि लिमिट वहां पर ही जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा साइन डेल्टा तो वन ही हो सकता है। तो मैक्सिमम लिमिट तो साइन डेल्टा की वन ही है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू वन हो जाती है। तो इसका मतलब जब भी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पूछेगा तो आपको पी मैक्स के बारे में बोला गया है, तो ई अपॉन एक्स बोला गया, राइट ना। तो ये उन्होंने बोला है कि हम ये कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ई क्या है, तो ई इज नथिंग बट योर एक्साइटेशन वोल्टेज होता है। एक्साइटेशन वोल्टेज किसका सर, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का बेटा, अल्टरनेटर का ये एक्साइटेशन वोल्टेज होता है। ये वी क्या है, तो वी इज नथिंग बट अ टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लोड का वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज हम बोल सकते हैं। और एक्स क्या है आपके पास, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सिस्टम रिएक्टेंस, तो आप बोल सकते हो दिस इज रिएक्टेंस, सिंपली इसको आप रिएक्टेंस बोल, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब ये कितने जल्द कहाँ से आप स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो ये डिपेंड करता है। अब ट्रांसमिशन लाइन के एंड से देखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस आपके जनरेटर रिएक्टेंस में ऐड हो जाएगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन को छोड़ दोगे तो भाई ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस नहीं आ जाएगा। तो इतनी सी बात है। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको कैसे बढ़ाओगे, तो बताओ ना। पी मैक्स बढ़ाना चाहते हो क्योंकि आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। तो आप बोलोगे सर ई को बढ़ा दोगे तो भी पी मैक्स बढ़ेगा, वी को बढ़ा दोगे तो भी हमारे पास बढ़ेगा, या तो हम एक्स को डिक्रीज करेंगे क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी भी हमारे पास स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन में देखना देखना इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन ऑफ द मोटर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर मोटर बोला है। अब एक मोटर के लिए एक्साइटेशन बढ़ाना मतलब यही वोल्टेज बढ़ाना है ना, ध्यान से देखना। यस, अब ये स्टेबिलिटी किसकी बोली, लिसन केयरफुली। अब टर्मिनल वोल्टेज तो हम नहीं बढ़ा सकते, ध्यान से देखना। बट ये स्टेबिलिटी आपके पास अल्टरनेटर के लिए बोले तो या तो हम तो अल्टरनेटर के लिए हम ये वाला एक्साइटेशन बोलेंगे। अब या अगर हम सिंक्रोनस मोटर यूज करेंगे तो हम यहाँ पर मोटर भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो ई है वो एक्साइटेशन वोल्टेज है, या तो अल्टरनेटर का या तो सिंक्रोनस मोटर का, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब अगर अगर मुझे यहाँ पर मैंने वी गलती से बोल दिया, यहाँ पर वी नहीं, अगर मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ानी या तो मोटर की या तो अल्टरनेटर की, तो मुझे उसका एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ई बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या बोला, इंक्रीज इन द एक्साइटेशन ऑफ द मोटर, मतलब ई बढ़ाना है। यस, या तो अल्टरनेटर भी हम बोल सकते हैं, इंक्रीज इन द एक्साइटेशन ऑफ द अल्टरनेटर, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। एंड रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस ओनली। तो देखो ये ओनली नहीं है बेटा, ये सभी के सभी चीजें करनी पड़ेगी, तो ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट। कि कोई भी एक चीज भी अगर हम कर लेते तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट हमारी बढ़ जाती है। बट अगर हम ये सभी चीजें साइमल्टेनियसली करेंगे तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हमारे पास बहुत अच्छी से बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या। और फिर से हमारे पास देखना ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इंडक्शन मोटर से। तो एक बार पढ़ लेते हैं बहुत ही प्यार से। क्या बोला है, व्हेन द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस टू हाफ, वोल्टेज हाफ किया है, मतलब पहले वोल्टेज वी था, अब उन्होंने अप्लाइड वोल्टेज हाफ किया है, तो इतनी बात तो समझ लो। ओके, ऐसा उन्होंने बोला है।
द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बिकम्स, तो इससे आपके पास जो स्टार्टिंग टॉर्क है, सपोज पहले यस T1 रहा होगा, तो अब आपके पास जो ST2 है वो कितना रहा होगा, यही आपको पूछा गया है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं। स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास क्या रहेगा, और शायद से ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ध्यान से देखना बच्चा, बहुत ही प्यार से और नजाकत से समझना। जिसके ऊपर भी इफेक्ट पूछा है ना, तो उसका फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, किसके ऊपर इफेक्ट पूछा है सॉरी, तो स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर इफेक्ट पूछा है, तो आपको जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन पता होना चाहिए। एंड मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला पता रहा होगा। तो वो क्या होता है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू, यहाँ पर देखना एस होता है, तो एस की वैल्यू स्टार्टिंग में तो 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर सर E2 का स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय, क्या बोलेंगे बच्चा हम, R2 का स्क्वायर इंटू एस इंटू X2 होता है, तो S की वैल्यू तो 1 रहेगी ना, तो हम यहाँ पर X2 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर S इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है, ये सभी को पता होता है, तो अभी ये बताने की कोई जरूरत नहीं, राइट ना, यस, स्टार्टिंग में स्लिप 1 रहेगी। तो इसका मतलब हम अगर देख पा रहे बच्चा, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास सीधा प्रोपोर्शनल किस पर है सर, E2 के स्क्वायर पर, मतलब रोटर के वोल्टेज के स्क्वायर पर। बट आपको ये भी पता होगा कि जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू E1 आता है। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि E2 इज सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टू, या फिर मैं बोल सकता इक्वल टू नहीं ले सकता, प्रोपोर्शनल टू मैं E1 ले सकता हूँ। तो अगर E2 E1 पर प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि सर जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो E1 पर भी प्रोपोर्शनल है। अब E1 मतलब क्या, तो E1 मतलब हमारे लिए सप्लाई वोल्टेज हम बोल सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज हम बोल सकते हैं, और जो कि सप्लाई वोल्टेज हमने V से दिखा है। अब उन्होंने क्या बोला है कि सप्लाई वोल्टेज आपने आधा किया है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क, आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि सर जो इनिशियल वोल्टेज था उसका आधा किया है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर स्टार्टिंग टॉर्क, अगर हम ध्यान से देखिए बेटा, स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, ध्यान से देखना, यहाँ पर V है, V का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर जो स्टार्टिंग टॉर्क सेकेंड टाइम का है ना, स्टार्टिंग टॉर्क सेकेंड टाइम का है ना सर, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टाइम का है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता भाई V1 का स्क्वायर, राइट ना, यस। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सर जो सेकेंड टाइम का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना सर, वो स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास, यहाँ पर ध्यान सकते हो कि सर ये स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 1 है सर, 1 है, तो उसका फोर्थ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं सर, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। शायद से ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा ही तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, आपने इंजीनियरिंग, आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ है। तो कोई कोई ना क्या करता है ना कि क्वेश्चन को इजी समझ के छोड़ देता है, तो कंसेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिया, सो दैट अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए होंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएंगी। यानी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बताओ भाई स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में स्लिप 1 होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपकी रिवाइज करा दी। अब ये क्वेश्चन देख सकते हो फिर से आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, तो मैं यहाँ पर आपके दिमाग के साथ खेल रहा हूँ कि भाई आप कितने प्रॉपरली आंसर दे सकते हो। तो रूल तो सभी को पता होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ये तो मैं बताऊंगा नहीं बेटा, यस। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल, मतलब सॉरी के मैप के रूल तो सभी को पता होंगे, तो ये मैं नहीं बताते रहूंगा। तो इससे रिलेटेड तो मैं सबसे पहले आर डैश यस डैश कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डैश यस आ जाएगा, यहाँ पर आर यस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा भाई आर यस डैश। यहाँ पर क्या आ जाएगा पी क्यू डैश डैश, यहाँ पर आ जाएगा पी डैश क्यू, यहाँ पर होगा पी क्यू, और यहाँ पर होगा पी क्यू डैश, राइट ना। अब ध्यान से देखना, ये के मैप जो ये 4x4 का है, मतलब ये 16 सेल का है आपके पास। बेसिकली 16 सेल में हम सबसे पहले तो 16 सेल देखेंगे क्या पॉसिबल है सभी की सभी 1 से, तो नहीं है। तो 16 के आधा करेंगे हम 4, सॉरी 4, सॉरी 16 के आधा हमारे पास 8 होगा, तो हम 8 1 की पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन सभी को एक साथ ले लूँ, इन सभी को एक साथ ले लूँ, तो मुझे यहाँ पर 8 का पेयर दिख रहा है। तो जिसमें से अगर मैं सपोज ध्यान से देखूँ, तो मैं क्या उठा सकता हूँ, तो ध्यान से देखो बेटा, जिसमें से मैं क्या उठा सकता हूँ, तो ये है क्या, तो क्या चीजें बदल रही है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आर डैश है और यहाँ पर आर है। तो इस वाले पेयर में अगर मैं ऐसा देखूं, इस तरीके से देखूं, तो कौन बदल रहा है, तो यहाँ पर बदल रहा है सर हमारे पास आर डैश। तो जो बदल रहा है उसकी पलटी छोड़, तो यहाँ पर जो बदल नहीं रहा वो हमारे लिए काम की चीज है।
तो कौन काम की चीज़ है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ये सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, तो ये मैं पढ़ाते नहीं बैठूंगा बेटा के मैप, राइट ना। तो अब तक अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो मैं होपफुली ये चीज़ समझ सकता हूँ कि इसका रिजल्ट यस आ जाएगा। वैसे ही आपके पास और एक पेयर है, देखना 8 की तो एक पेयर हो चुकी है, अब आप 4 की पेयर बनाओगे, तो 4 की पेयर बनाने की कोशिश करोगे तो देखो आपके पास ये 4 की पेयर बनेगी। गेटिंग। तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा इस 4 कॉर्ड के हिसाब से, तो आप क्या बोलोगे, देखो सर इधर से आर डैश है और इधर से सर कौन नहीं बदला, सर क्यों नहीं बदला, ध्यान से देखना, आर डैश नहीं बदल रहा, दोनों में भी आर डैश है, तो आर डैश को रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो एक बार एस के सर पर बार है, एक बार यस नॉर्मल है, तो जिसने पलटी खाई मतलब जो एक बार हाँ भी बोल रहा है एक बार ना भी बोल रहा है तो उसको नहीं लिया जाता। अब देखो भले हमने आर डैश लिया, क्यों, सॉरी आर डैश हमारे पास डैश के साथ आया है बट उसने पलटी नहीं खाई ना, मतलब वो दोनों समय आपके पास डैश डैश के साथ आया, तो हम यहाँ पर आर डैश लिखेंगे। और इधर से अगर चेक करेंगे तो देखो हमारे पास ये जो क्यू है ये नॉर्मल नॉर्मल दोनों भी टाइम्स था, तो यहाँ से हम क्यू ही लेंगे, बट यहाँ से पी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार पी बाहर के साथ आ रहा है और एक बार पी नॉर्मल आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कंबाइनली अगर मैं इसका रिजल्ट बोलूँ तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से हो जाएगा एस प्लस आपके पास आर बार और क्यू, तो इसी को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कोई कोई इसको ऐसा बोल सकता है आर बार क्यू प्लस यस, तो वेयर इज योर आंसर। तो देखो आर बार क्यू नहीं, तो इसको हम उन्होंने ऐसा लिखा है क्यू आर बार प्लस यस, चलता है कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। यस। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सभी को समझ में आ गया होगा, अभी जिसको नहीं समझ में आ गया होगा तो इसका मतलब बेटा आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं, या फिर आपको के मैप नहीं आता है, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोला है, सुटेबल ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ट्रिक होती है, तो फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली ओमेगा से दिखाते हैं ना बेटा, तो ओमेगा से याद कर सकते हो आप, विंस ब्रिज, ओके, विंस ब्रिज, ये ब्रिज वाला टॉपिक इतना आसान कर दिया है मैंने, और जिसको नहीं समझ में आ रहा तो विन से मतलब डब्ल्यू से आप विंस याद रख सकते हो, तो ओमेगा से आप डब्ल्यू याद करके विंस ब्रिज याद कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम विंस ब्रिज यूज कर लेते हैं, और भी एक आपके पास होता है टीएचडी, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन भी हम मेजर कर सकते हैं विंस ब्रिज से, तो वो भी क्वेश्चन शायद से मैंने लिया हुआ है, तो आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से देखना क्या बोला गया है, और फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से शायद से वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, उन्होंने ये बोला है कि व्हेन द सप्लाई वोल्टेज टू द स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज रिड्यूस्ड बाय, ध्यान से सुना, रिड्यूस्ड बाय, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड बाय 30%, तो स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आ जाएगा, तो अब मुझे फिर से एक बार बताना कि आपके पास नॉर्मल, चलो फुल लोड टॉर्क क्या होता है, तो फुल लोड टॉर्क प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के स्लिप इनटू, आप बोलोगे सर यहाँ पर ये सभी को पता है ना कि आपका क्या होता है सर, ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस यस इंटू एक्स टू का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, दिस इज अ फुल लोड टार्क, दिस इज अवर फुल लोड टॉर्क और नॉट, यस, तो ये फुल लोड टॉर्क है। और मुझे स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए बच्चा, स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे सर, स्टार्टिंग टॉर्क में एस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने देखो एक बार फिर से आपको ये चीज़ रिवाइज कर दी, तो ये एस की वैल्यू अगर 1 है तो इस 1 को यहाँ पर पुट करने का कोई मतलब नहीं, मतलब स्टार्टिंग में आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, ई टू आर टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का हम सीधा स्क्वायर कर सकते हैं, और यही चीज़ मैंने अभी 2 मिनट पहले प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, जहाँ पर इंडक्शन मोटर की बात की थी, क्योंकि यस की वैल्यू हो जाती है 1 ड्यूरिंग अ स्टार्टिंग, कब, स्टार्टिंग के केस में, गेटिंग माई पॉइंट, स्टार्टिंग के केस में। चलो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फिर से आप क्या बोल सकते हो सर, जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ई टू पर प्रोपोर्शनल है, यस, मतलब रोटर के वोल्टेज के स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल है, बट रोटर में जो वोल्टेज आता है वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू द स्टेटर वोल्टेज ही आता है, मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर, ई टू इज प्रोपोर्शनल टू ई वन, तो हम बोल सकते हैं सर स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ई वन, और ई वन को ही हम बोल सकते हैं सप्लाई वोल्टेज वी वन का स्क्वायर, यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर, गेटिंग। चलो अब यहाँ से अगर मैं बता दूं तो इस क्वेश्चन में इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय बोला है। अब इस बाय की जगह अगर टू होता तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय मतलब अगर 100% है तो 100% में से आप 30% माइनस कर दो, ऐसा उन्होंने बोला है, ध्यान से देखना, जब भी बाय बोलेगा वर्ड, सपोज मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल सपोज 100% है, और यहाँ पर अगर बाय बोला है तो बाय का मतलब ये होता है कि 100% में से 70% माइनस करना होता है। यस, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख के भी लेना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल
ओरिजिनल वैल्यू एंड आफ्टर सपोज मैं बोल सकता हूँ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू ये किसी की भी रहे, वोल्टेज की रहे, फ्रीक्वेंसी की रहे, चाहे दुनिया भर की किसी की भी रहे, जब बाय वर्ड आएगा ना तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसका ही मतलब कभी कभी होता है ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम से या तो नॉर्मल स्कूल से पढ़ते तो उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती, तो गलतियाँ होती है। यस। तो अगर इस बाय की जगह पर वो ऐसा बोल देता कि सपोज ओरिजिनल 100% है और यहाँ पर वो बोलता है टू, अगर सपोज वो बोलता है 30% टू 30% बोलता और यहाँ पर सपोज बाय 30% उन्होंने बोला है, तो बाय 30% मतलब ओरिजिनल से 70% माइनस, सॉरी 30% माइनस करना है, बट टू का मतलब होता है पहले 100 था, देन आपके पास हो जाएगा फिर से 30%। तो ये आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टू एंड बाय में यह अंतर होता है, टू का मतलब सीधा वही चीज़ और बाय मतलब 100 में से उतनी माइनस करना है। तो यही उन्होंने बोला है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर अगर ओरिजिनल मेरा वोल्टेज V1 था, तो जब चेंज हो जाएगा बाय उन्होंने बोला है 30%, तो आप क्या बोल सकते हो सर, 700 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 70%, मतलब हम बोलेंगे 0.7 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। कौन? V2। V2 नहीं बोलेंगे, सपोज V1 डैश बोलेंगे, नेक्स्ट टाइम वाला न्यू वाला बोलेंगे हम इसको, राइट ना। तो ऐसे ही उन्होंने बोला। तो इसका मतलब जो नया स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा, ध्यान से देखना, वो आपके पास प्रोपोर्शनल क्या रहेगा सर, 0.7 इंटू V1 डैश का स्क्वायर। तो हम इसको अगर देखें, V1 डैश नहीं, यहाँ पर सीधा V1 ही आ जाएगा क्योंकि मैंने लिया है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास जो सेकंड वाला रहेगा, तो 7 मतलब 0 पॉइंट कितना आ जाएगा रे, यस, कितना हो जाएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा ये, 0.7 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 49 इंटू V1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर आप 49 भी बहुत सारे देने लगते हैं, ध्यान से देखना, इतना परसेंट वो डिक्रीज हुआ है, मतलब आपके पास क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अगेन एक बार एक चीज उन्होंने पूछी है कि स्टार्टिंग टॉर्क कितने से रिड्यूस होगा बाय, बाय यूज किया है, टू नहीं बोला है उन्होंने, बाय यूज किया है, मतलब कितने से रिड्यूस हुआ है, तो बाय मतलब 100 में से ये चीज माइनस करनी पड़ेगी फिर से, राइट ना। बाय बोला है ना बेटा, तो 100 में से ये चीज फिर से माइनस करनी पड़ेगी, टू बोलता तो हमारे पास सीधा सीधा यही आंसर होता कि 49% वो जाकर पहुंच चुका है। तो बाय बोला है मतलब 100 में से हमें ये चीज माइनस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 100% में से ये 49% माइनस करेंगे, तो बाय का आंसर मिलेगा वो 41%। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितने से आपके पास बेसिकली रिड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे 41%। तो उम्मीद करता हूँ अब तो आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन आप मतलब उम्मीद कर सकते हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप तो सभी देखते ही लगा दोगे कि हेज जो ब्रीच होता है वो किस तरीके, किस लिए हम यूज कर लेते हैं। तो हेज से याद सभी, मतलब मैं ही क्या बोलूँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ। और ये क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे, तो हैज से याद रखना हाई। तो हाई क्या, तो हाई क्वालिटी फैक्टर, राइट ना। हैज से हाई, हाई मतलब क्या, हाई क्या, क्वालिटी फैक्टर। तो हैज ब्रिज हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाई क्वालिटी फैक्टर। बहुत ही प्यारा सा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, और शायद से मैंने महाजुनको का भी पेपर दिया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि हेज ब्रिज हम किस लिए यूज कर लेते, तो हाई क्वालिटी फैक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है फिर से एक बार आपकी पावर सिस्टम से, क्या बोला गया है, द स्विंग इक्वेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम। स्विंग इक्वेशन क्या है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम के लिए। तो बच्चा बच्चा जानता है कि स्विंग इक्वेशन क्या होता है बेटा। आपने अगर कभी स्टेबिलिटी पढ़ी होगी तो आपने ये टॉपिक तो पढ़ा ही होगा जब आप इक्वल एरिया वाला चैप्टर पढ़ते होंगे ना, स्टेबिलिटी पावर सिस्टम में। तो स्विंग इक्वेशन क्या होता है सर, एम इंटू डी स्क्वायर डीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है बेटा, एक्सेलरेटिंग पावर। तो ये स्विंग इक्वेशन होता है ना, यस, यही स्विंग इक्वेशन होता है ना। और जो एक्सेलरेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, तो वो हमेशा आपके पास पी एम माइनस पी इलेक्ट्रिकल होती है, यस, मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। तो यही आपके पास पी ए होता है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, डी एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पीई, राइट ना, पी एम माइनस पी। तो ऑप्शन में देखना कहीं पर है क्या, पी एम माइनस पी इज इक्वल टू एम डेल्टा स्क्वायर। सबसे पहले तो हम देखो, आपको क्या करना है, माइनस वाली टर्म आनी चाहिए, तो ये प्लस वाली तो रहेंगी नहीं, यहाँ पर डॉट वाली तो रहेंगी, नन ऑफ दिस तो सपोज है, बट इसको ध्यान से देख लेते हैं। अब ये जो पी एस है,
अब ये जो पी एस है, तो पी एस को ही सपोज उन्होंने एक बात किया होगा कि ये मैकेनिकल पावर है। यस, यस, ध्यान से देखना, इसको शाफ्ट पावर भी बोल सकते हो, क्योंकि मैकेनिकल पावर मतलब शाफ्ट पावर, यस स्टैंड फॉर शाफ्ट पावर। तो इसका नन ऑफ दिस आंसर लगा के मत आना, तो इस पीएम को ही कोई कोई बच्चा पी शाफ्ट पावर भी बोल देता है। तो पी शाफ्ट माइनस पी इलेक्ट्रिकल पावर का डिफरेंस ही आपके पास एक्सल रेटिंग पावर आ जाएगा, जो कि आपके पास एम डी स्क्वायर डी डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि आप क्या बोलते हो, दिस इज आवर दिस इज आवर स्विंग इक्वेशन, दिस इज आवर बच्चा स्विंग इक्वेशन होता है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। कुछ भी इसमें परेशानी जैसी कुछ भी चीजें नहीं है, तो याद रखना हमेशा एक्सेलरेटिंग पावर इज पी एम माइनस पी। देखो अब यहाँ पर स्विंग इक्वेशन पूछा, आपको इन फ्यूचर हो सकता है बस आपके एक्सेलरेटिंग पावर ही पूछे कि एक्सेलरेटिंग पावर का कौन सा फॉर्मूला है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं लगता बेटा, पी एम प्लस पी हो सकता है, ये कोई ऐसा ऑप्शन देगा कि भाई पीई माइनस पी एम हो सकता है। यस, कोई ऐसा ऑप्शन दे सकता है कि पी एम इंटू पी ए हो सकता है। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता? देखो क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं लगती बेटा, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस या फिर बहुत ज्यादा पीएचडी होल्डर ऐसा कोई इंसान नहीं लगता है, क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको कोई दे सकता है। अब अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है, जिस सपोज मेरे जैसा कोई आंकड़ू इंसान है, उसको क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा एक फॉर्मूला नहीं पूछूंगा, मैं आपको एक मैकेनिकल पावर दूंगा, एक इलेक्ट्रिकल पावर दूंगा, सीधा आपको एक्सेलरेटिंग पावर पूछूंगा, तो आपको बस माइनस ही करना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे क्वेश्चन बनते कुछ बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन बनता है मतलब ऐसा कुछ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में आता है, मतलब आपके एग्जाम में आता है, इवन तो आपने टेस्ट सीरीज में भी देखा होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके पास क्वालिटी फैक्टर होता है, मेजरमेंट का क्वेश्चन है ये कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर चलता है। तो ये शायद से मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, तो ये आपके पास चलता है बेटा, जो सीरीज रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है ना, सीरीज रेजोनेंस का प्रिंसिपल, तो सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल आपके पास क्वालिटी फैक्टर चलता है। तो ये स्टेटमेंट याद ही रखना, क्वालिटी फैक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आता है, ये तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट अ लो स्लीप द टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक इज, टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है। तो देखो, कभी भी टॉर्क बोले स्लीप बोले तो उसका इक्वेशन तो पता होना चाहिए कि नहीं पता चाहिए। तो आपके पास नॉर्मली टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, तो अभी अभी देखा ना रे हमने, क्या होता है बच्चा टॉर्क का फॉर्मूला, कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में तो नहीं टाइप कर सकते हो आप, बट अभी अभी हमने देखा कि नहीं देखा बताओ। तो फुल लोड टॉर्क का क्या फॉर्मूला था सर, के इंटू यस इंटू ई टू का स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाय आर टू का स्क्वायर प्लस यस इंटू एक्स टू का स्क्वायर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला मैं जब डिप्लोमा में था तब मैंने एक दो बार ही देखा था, बट तभी से मुझे ये फॉर्मूला याद है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले में आपको दो चीजें पुट करनी है, तो एस इज यस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब इसको बोलेंगे हम बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल, याद रखना बहुत स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली स्मॉल मतलब इसको बोला जाता है लो। जीरो नहीं लेना है, इसको बोला जाता है लो स्लीप रीजन, इसको बोला जाता है लो स्लीप रीजन। एंड इसकी वैल्यू सपोज आपके पास नियर टू सपोज, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चलो बहुत स्मॉल मतलब फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बोलता हूँ कि एस की वैल्यू लेस देन 0.5 एंड एस की वैल्यू सपोज आपके पास ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0.5, 1 नहीं, तो इसको बोला जाएगा सपोज हाई स्लीप, हाई स्लीप। ओके, तो आप ये सब चीजें कर लेना। जब आपके पास 0.5 से छोटू चीज रहेंगे ना, छोटू चीज रहेंगे, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, सपोज चलो स्टार्टिंग में फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क है, तो ये वाली टर्म आपके पास छोटी हो जाएंगी, तो उसका स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटू हो जाएगा। लिसन केयरफुली, अगर मेरे पास कोई चीज छोटी है, कोई चीज छोटी है, तो छोटी का अगर आप फिर से स्क्वायर कर दोगे तो वो बेटा और ज्यादा चीजें मतलब छोटी हो जाती है। तो यहाँ से मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि ऊपर आपके पास यस है, एंड ध्यान से देखना यहाँ पर आपके पास यस स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये इस तरीके से चीजें बचेगी। तो अगर आपके पास लो स्लीप रीजन है, तो ये अगर लो रहेगा, तो दिस इज अ वेरी लो रहेगा, वेरी लो रहेगा, वेरी लो रहेगा, मतलब हम इसको अप्रोक्सीमेटली तो निगलेक्ट ही कर सकते हैं, तो मतलब फुल लोड टॉर्क लो स्लीप रीजन में सीधा सीधा स्लीपर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ये चीज
ये चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम ही मेरे फेवरेट टीचर ने बोली थी जब मैं डिप्लोमा कर रहा था। तो मेरे बहुत फेवरेट टीचर थे मशीन पढ़ाने वाले, जिनका नाम मैं मतलब अभी फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पर ले रहा हूँ। पुनीत सर करके हमें एक टीचर थे, बहुत प्यार से उन्हें हमें इंडक्शन मोटर पढ़ाया था, मतलब मशीन ही पढ़ाया था। इवन तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी उन्होंने पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मैं जो पढ़ा पाता हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर उनका नाम ले रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू दैट टीचर, तो मैं जो भी कुछ हूँ थोड़ा बहुत मेरे पास नॉलेज है, तो वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू दैट टीचर। एक ही टीचर है मेरे लाइफ में, मैं उनको ही बहुत मानता हूँ। उन्होंने मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अपना मशीन पढ़ाया था। वो टीचर मेरे लाइफ के बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो देखो लो स्लीप रीजन में अगर ये छोटी सी चीज़ है तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हम इसके कंपैरिजन में इसको हम निगलेक्ट कर सकते, तो हमारे पास फुल लोड टॉर्क सीधा सीधा स्लीप पर प्रोपोर्शनल रहेगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट। बट यही चीज़ सपोज हम अगर हम बोलते हैं कि फुल लोड टॉर्क आपके पास पता है ना कि यस अपॉन एस स्क्वायर है, तो ये चीज सपोज आपके पास सपोज हाई रहेगी, फॉर एग्जांपल हाई रहेगी, तो हाई का स्क्वायर करोगे तो ये बेटा वेरी हाई आ जाएगा, वेरी हाई बहुत ज्यादा आ जाएगा सपोज कंपैरिजन वाइज। तो ये हमारे पास चीज आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे सर, जो फुल लोड टॉर्क है वो देखना सर यस अपॉन एस स्क्वायर बन जाए, यस अपॉन एस बन जाएगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, यस अपॉन एस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एस इसके साथ कट जाएगा। यस, एक एस इसके साथ कट जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सर हाई स्लीप रीजन के लिए, ध्यान से सुनना बच्चा, हाई स्लीप रीजन के लिए स्लीप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फुल लोड टॉर्क के लिए, या फिर मैं बोलूंगा नॉर्मल टॉर्क के लिए, वट एवर नॉर्मल टॉर्क के लिए। चलो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। तो दिस इज फॉर लो स्लीप के लिए, एंड दिस इज लो क्या बच्चा, स्लीप के लिए, और ये आपके पास हाई स्लीप के लिए, हाई स्लीप के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा भी घूमे मतलब घुमाए एग्जामिनर, आपको आना चाहिए। क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, लो स्लीप, तो लो स्लीप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लीप के लिए। हाई स्लीप होता तो हमारे पास ऑप्शन ये वाला सही होता बेटा। यस, समझ में आया? कुछ भी नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शायद से ये भी क्वेश्चन है। क्या बोला है, अ सिंगल मशीन कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस बार, एक मशीन है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़कर भी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें करनी। अब मशीन मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट बस बार के लिए तो ये जनरेटर है। फॉर एग्जांपल ऐसा उन्होंने बोला जनरेटर, ओके, जनरेटर है। और ये किसको कनेक्टेड है बच्चा, आपके इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। इनफाइनाइट बस, द अल्टरनेटर वोल्टेज, इस वाले भाई साहब का जो वोल्टेज है 1.5 पर यूनिट है, पीयू है। एंड इट्स रिएक्टेंस, और इन वाले भाई साहब का जो जनरेटर का रिएक्टेंस है वो है 0.1 पीयू, 0.1 पीयू है। देखो वोल्टेज दिया था 1.5 पीयू, एंड उसका रिएक्टेंस दिया था 1 पर यूनिट, आर कनेक्टेड थ्रू अ लाइन रिएक्टेंस। अब इस लाइन का जो रिएक्टेंस है वो भी उन्होंने दिया है 0.3 पर यूनिट, राइट ना। ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ऐसा उन्होंने बोला है। द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर ट्रांसफर क्या रहेगी। अब फिर से आपके पास पी मैक्स पूछा है बेटा। तो पी मैक्स का हमने अभी अभी देखा था कि सर टर्मिनल एक्साइटेशन वोल्टेज इनटू टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है बेटा, सर ओवरऑल आपके पास रिएक्टेंस रहेगा। अब ओवरऑल रिएक्टेंस मतलब जहां पर ये सिस्टम कनेक्टेड है। अब ये चीज उन्होंने बोली यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इनफानाइट बस, ये उन्होंने वर्ड किया इनफानाइट बस। अब इनफानाइट बस के बारे में अगर आपको थोड़ी सी चीज पता रहेगी, तो इनफानाइट बस का जो वोल्टेज होता है एंड जो एंगल होता है वो लिया जाता है, वोल्टेज इज 1 पर यूनिट एंड एंगल इज 0 डिग्री। तो ये इनफानाइट बस, या फिर हम बोलते हैं ना रेफरेंस बस, राइट ना। तो ये रेफरेंस बस या तो इनफानाइट बस का वोल्टेज मतलब वी लिया जाता है 1 पर यूनिट, एंड एंगल लिया जाता है डेल्टा डेल्टा जीरो, राइट ना। तो यही चीज हम यहाँ पर पुट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसका जो रिएक्टेंस है वो 1 पर यूनिट है, एंड ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है 0.3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमारे पास एक्स जी प्लस एक्स ट्रांसमिशन लाइन बनेगा, मतलब सर 1 प्लस 0.3 बनेगा। तो 1.3 पर यूनिट आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी बच्चा, तो ई की वैल्यू 1.5 पर यूनिट इंटू टर्मिनल वोल्टेज की 1 पर यूनिट डिवाइड बाय एक्स टी, आपके पास 1.3 है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये 15 डिवाइड बाय 13। तो आप देख सकते हो इसका 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? अरे बच्चा, सर देखो ना सर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से और उतना भी बड़ा नहीं है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते 5 टाइम्स आ जाएगा या फिर 1.5 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पर दिमाग भी लगाओ ना, तो इसका आंसर तो डेफिनेटली यही आ जाएगा। तो इसके लिए क्या ही सॉल्व करते बैठना,
तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.154 पर यूनिट। तो बिना कैलसी के भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, तो कोई बड़ा चीज नहीं आता है। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप बोलते सर क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था बेटा, इस क्वेश्चन में देखो अगर एग्जामिनर क्या सोचने की कोशिश करता है, क्या आप ये रिएक्टेंस ऐड कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो, ये एक आपका एग्जामिनर चेक करेगा। यस, एक एग्जामिनर आपका चेक करेगा, क्योंकि अगर आपने ये रिएक्टेंस ऐड नहीं किया रहता ना, ये 0.3, तो आपका यहाँ पर बस 1 आ जाता, और 1 से अगर 1.5 को डिवाइड कर लेते तो आपका ऑप्शन सी आपके लिए रेडी था। देख रहे हो, मतलब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन नहीं फ्रेम करता बेटा, उसको भी थोड़ा सा ये देख लेता है कि अगर बच्चा गलती कर लेगा, गलती से भी अगर ट्रांसमिशन लाइन का अगर उसने रिएक्टेंस ना लिया रहता ना, तो 1.5 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, मतलब उसका आंसर आ जाता 1.5 पर यूनिट, जो कि आपके लिए ऑप्शन में वेट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखा, एंड उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की है कि आपको क्या इन्फानाइट बस पता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर जो हमने निकाला, सभी चीज़ें हमें पता थी, तो इसका आंसर था आपके पास 1.5, 1 पॉइंट, सॉरी क्या था रे, 1.1, एक सेकेंड, जो चीज़ सेलेक्ट करनी वो आती ही नहीं कभी भी। यस, तो दिस इज योर आंसर, चलो आप पढ़ लेना, 1.154 पर यूनिट। पी यू आ चुका है, आपकी पी यू नहीं पर यूनिट। चलो, अब ये भी क्वेश्चन शायद से पावर सिस्टम से ही है, तो देख लेते क्या बोला गया है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग, क्या इंट्रोड्यूस करने से आपके पास ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मतलब ही आपके पास बच्चा पी मैक्स बोला है, स्टडी स्टेट लिमिट भी हम इसको बोलते हैं ना, स्टडी स्टेट ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट लिमिट। तो ये क्या होता है, तो ई अपॉन वी अपॉन, सॉरी ई इंटू वी अपॉन एक्स होता है। तो इसको हमें बढ़ाना है, तो दिस इज नथिंग बट योर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट। इसको हम कैसे बढ़ा देंगे, तो अभी अभी हमने देखा था कि हम ई को बढ़ा सकते हैं एंड या तो हम एक्स को घटा सकते हैं। अब ई को बढ़ाना मतलब हम एक्साइटेशन बढ़ा सकते, तो एक्साइटेशन से रिलेटेड कोई चीज है क्या यहाँ पर, कहीं पर भी ऑप्शन में एक्साइटेशन से रिलेटेड कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं रखा गया। मतलब आपके पास जुगाड़ तो इसके लिए करना पड़ेगा भाई, एक्स के लिए। तो आप ट्रांसमिशन लाइन का एक्स कैसे घटाओगे, तो शायद से मैंने कल के सेशन में ही पढ़ाया था, किसी पावर सिस्टम के सेशन में। तो देखो बेटा, आपके पास सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास रिएक्टेंस है फॉर एग्जांपल, और इस ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू है सपोज आपके पास 3 पर यूनिट। ओके, और ये 3 पर यूनिट मैं चाहता हूँ कि ये मेरा घटे, तो इसके लिए हम क्या करते पता है, जुगाड़ ये करते हैं कि हम इसकी इस ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीरीज कैपेसिटेंस। और इस सीरीज कैपेसिटेंस से होगा क्या कि आपको पता है ना कि सीरीज कैपेसिटेंस का जो रिएक्टेंस होता है माइनस एक्स होता है, एक्स सी, अब इसको मैं एक्सएल बोलूंगा। तो सपोज यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 पर यूनिट का फॉर एग्जांपल, तो इसका जो ओवरऑल, इसका जो ओवरऑल आपके पास एक्स बचेगा, जे एक्स, वो क्या, अब बोलोगे सर एक्स एक्सएल एक्सएल माइनस एक्स ही, तो ओवरऑल एक्स कितना होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 3 - 2, तो आप बोलोगे सर J1 पर यूनिट होगा। तो आप देख सकते हो कि ओरिजिनली जब हमने कंपनसेटर नहीं लगाया था, तब ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस 3 पर यूनिट था, बट जैसे हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगाया सर, सीरीज कैपेसिटेंस लगाया सर, तो हमारे पास रिएक्टेंस आपके पास घट चुका है। तो हम ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कैसे घटा सकते हैं, तो सीरीज में कैपेसिटेंस लगाने से हम ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस घटा देंगे। अगर ये घट जाएगा तो हमारी पी मैक्स बढ़ेगी, और पी मैक्स बढ़ेगी मतलब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट हमारे पास बढ़ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। यस, एंड हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोला है। द इक्वल एरिया क्राइटेरिया ऑफ द स्टेबिलिटी इज एप्लीकेबल टू, अब ध्यान से देखना, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है ना, इसका एकमात्र डिसएडवांटेज है बेटा, ये आपके पास अगर एक सिंगल मशीन है एंड एक इन्फानाइट बस है, तो उसके लिए बहुत प्रॉपरली वर्क करता है। मल्टीपल मशीन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये वाली कंसेप्ट नहीं होती है। तो याद रखना, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी सिंगल मशीन, या फिर मैं बोलूँगा वन मशीन के लिए यूज होता है। दो या तो दो से ज्यादा मशीन के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया ये वाला कंसेप्ट आप यूज नहीं कर लेते हो फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। यस, तो ये आपने कभी भी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, या फिर आपको किसी ने पावर सिस्टम अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सेंटेंस तो यूज किया होगा, अगर नहीं तो फिर मेरे से पढ़ लो बेटा। इक्वल एरिया क्राइटेरिया हम सिंगल मशीन के लिए एप्लीकेबल करा लेते हैं, जो कि इन्फानाइट बस के लिए आपके पास कनेक्टेड होती है। यस, तो इसके लिए क्या ही मैं और ज्यादा चीजें बढ़ा सकूँ। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो समझ में ही आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आपके पास आंसर है, क्या बोला है? इक्वल एरिया क्राइटेरिया से शायद से क्वेश्चन है, क्या बोला? इक्वल एरिया क्राइटेरिया गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इक्वल एरिया क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन देता है? सबसे पहले तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया हम बेटा स्टेबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, मतलब अल्टरनेटर स्टेबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगा लेते हैं। तो स्विंग कर तो नहीं है भाई, स्टेबिलिटी रीजन भी नहीं है इसका आंसर, तो स्टेबिलिटी निकालने के लिए कर लेते हैं। बट स्टेबिलिटी कैसी? एब्सोल्यूट के रिलेटिव, तो एक्चुअली ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, रिलेटिव नहीं, मतलब एक अल्टरनेटिव को दूसरे रिलेटिव के साथ कंपेयर नहीं करता ये। भाई खुद के लिए इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगा रहा है ना, तो खुद को तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देगा ना खुद की। रिलेटिव मतलब किसी दूसरे के हिसाब से वो स्टेबल है कि नहीं होता है, ये चीजें देखनी होती है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी अपने कंट्रोल सिस्टम में भी पड़ी होंगी ना। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी मतलब किसी दूसरे सिस्टम के हिसाब से वो स्टेबल कितनी सिस्टम स्टेबल है, तो इसे बोला जाता है रिलेटिवली स्टेबल। या तो हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि सपोज नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, दो बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, हम मतलब सपोज आपके पेरेंट्स भी कभी कभी बार बार कंपेयर करते हैं, नॉर्मली तो करते नहीं, बट ऐसे समझो कि सपोज एक गर्ल है और एक बॉय है घर में। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का ही कंसेप्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि सपोज गर्ल अच्छा जॉब कर रही है और जो लड़का है वो अच्छा है, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। तो घर वाले क्या बोलते हैं, देख तेरे से तो अच्छी हमारी मतलब लड़की है, जो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, अच्छा जॉब कर रही है, और आप ऐसे मतलब आपके दोस्तों के साथ इधर उधर शरारते करते फिर रहो। तो वो क्या बोलेंगे कि रिलेटिवली इन दोनों बच्चों के हिसाब से जो गर्ल है वो अच्छा काम कर रही है। जो लोग आएंगे उनको तो ऐसे बोलेंगे ना। तो रिलेटिव को या फिर जो भी लोग आएंगे उनको वो रिलेशन बता देंगे कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। यस। बट ऐसा नहीं कि वो जो बंदा इधर उधर घूम रहा है वो लड़का तो वो मतलब फालतू है, ऐसी भी चीजें नहीं हो जाएगी। तो रिलेटिवली हम ऐसी चीजें बोल सकते हैं। रिलेटिव मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन, और एब्सोल्यूट मतलब एक में ही कंपैरिजन होगा, खुद में ही खुद का कंपैरिजन। तो इक्वल एरिया क्राइटेरिया तो सिंगल मशीन के लिए होता है ना, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है बच्चा, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि वो खुद के लिए ही लगाया हुआ क्राइटेरिया है, रिलेटिव वालों के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर बोला गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। और इसको उसका आंसर क्या रहेगा? तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने रखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है एक्सप्रेशन? y इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार, ऐसा है पूरा, दोनों के ऊपर बार है। तो हम क्या करेंगे ऐसी चीज में? तो ऐसे केस में आपको एक ही चीज करनी है। तो देखो यहाँ से एंड यहाँ से जो चीज कॉमन निकल रही है वो निकाल दो। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से ए बार एंड आप सी बार दोनों से कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा क्या सर? बी बार प्लस बी बचेगा। और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। तो इसको अगर मैं सपोज डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा? बी बार प्लस सी बार। ये सभी को आना चाहिए डी मॉर्गन्स थ्योरम और ये सब चीजें। जिसको नहीं समझ में आ रहा भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम है क्या, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने ऑलरेडी सेशन दिया बेटा, वहां पर आप देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? ए बार सी बार। अब बच्चा बच्चा जानता है कि ए बी बार बी, जैसे कि ये एक रूल होता है ए बार प्लस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। तो वैसे बी बार बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। तो यहाँ पर तो वन हो जाएगा, तो हम इसको वन ले सकते हैं, और यहाँ पर ए इंटू बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, राइट ना। तो आपको ये भी चीज पता होगी कि a मल्टीप्लाई बाय वन ए ही होता है, तो a का किस मल्टीप्लाई मतलब a डॉट वन, या फिर a एंड विथ ए, हाँ वन, इसको बोलते हैं हम वन मल्टीप्लाई, नहीं उसको बोलते हैं बेसिकली ए एंड विथ वन, आपके पास ए ही रहेगा, राइट ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो ए बार सी प्लस ए, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी बार, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया मैंने यहाँ पर, ए सी बार, राइट ना। यस। अब जिसमें से जो चीज़ बाहर निकलेगी उसको बाहर निकालना। तो अगर आप ध्यान से बच्चा देखोगे तो इन दोनों में क्या चीज़ बाहर निकलेगी? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से भी सी बार बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? ए बार ए, यस, प्लस हम क्या कर सकते हैं बेटा? ए बी बार। तो आप फिर से आप क्या बोलोगे सर, इसका मतलब आप ये तो नहीं बोलना चाह रहे सर इसकी भी वैल्यू वन होगी? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सी बार इंटू वन, तो सी बार ही रहेगा, तो यहाँ पर ए बी बार। तो शायद से ये आंसर रहेगा आपके पास कहीं ना कहीं, है क्या? नहीं है? ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं है क्या? अरे, ये आंसर नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ए बार सी, सी बार ए, ओके ओके ओके, ये आंसर नहीं है।
ये आंसर कैसे नहीं भाई, कैसे होना तो चाहिए था ये आंसर। ए बार सी बी बार, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? यस। ए बार इंटू बी, ए तो था, यहाँ से सी निकला तो ए बार सी मिला, तो ए बार सी एंड ए बी सी बार। कुछ तो गड़बड़ी हुई है शायद से इस क्वेश्चन में, या फिर मैंने कुछ गड़बड़ी की है कहीं तो। कुछ हुआ है क्या गड़बड़ी इस क्वेश्चन में? कुछ गड़बड़ी हुई है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी लगा दूँ तो ये सी बार ए हो जाएगा प्लस सी बार बी हो जाएगा। यस। ए बार बी, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ी नहीं हुई। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना बेटा। मुझे तो लग रहा है मैं तो बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा हूँ, बट इसमें कुछ गड़बड़ी है क्या, मैंने कहीं गलती सॉल्व की है? एक एक सेकंड मुझे बस चेक करने दो। नहीं तो इस क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि क्या होता है ना, इससे सेशन बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। मैंने कुछ गलती की है क्या, एक बार मुझे फिर से देखने दो। यहाँ पर ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार बराबर है, ये दोनों का बार है या फिर ये अलग अलग बार है, आई डोंट नो। ये अगर अलग अलग होगा तो शायद आई डोंट नो ये अलग अलग है कि एक बार ही है। अगर ये अलग अलग होगा, ये अलग बार, तो आई डोंट नो। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अलग लेके देखता हूँ यहाँ पर। चलो, अलग दोनों को अलग अलग लेके देखता हूँ, शायद से मैं सही हो गलत हो, आई डोंट नो। बट इसको मैं लेता हूँ सपोज ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ऐसा रहा होगा शायद से, आई डोंट नो ऐसा है कि कैसा है। तो इनमें से मैं सभी चीज़ें को बाहर निकालता हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना अभी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, तो ए बार सी बार बाहर निकलेगा तो दिस इज बी बार प्लस बी प्लस यहाँ से ए बार सी बार, यहाँ पर बार निकलेगा ना, यस। तो यहाँ पर ए बी सी बार, यस। तो ये क्या रहेगा, ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार। तो इसमें से देख सकते हो आपके पास सी बार बाहर निकलेगा, सी बार आपके पास बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बार प्लस ए इंटू ए बार, राइट ना। अब यहाँ पर एक ट्रिक थी कि ए के पार्टनर ने ए को धोखा दिया, इसने इसके साथ फ्रेंडशिप की, तो जिसने धोखा दिया इसको हम छोड़ देते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई हुई। यहाँ पर आ जाएगा भाई सी, यहाँ पर आ जाएगा ए बार और यहाँ पर आ जाएगा बी बार। तो शायद से इसका जो आंसर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से ये दोनों का एक साथ बार नहीं है, जितना अभी मैच हो रहा है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये मुझे नहीं पता था कि मतलब ये बार है कि नहीं है, शायद से मुझे दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि ये दोनों अलग अलग बार है, तो दिस वन इज अ करेक्ट वन। और ये सपोज ये दोनों का एक साथ बार रहेगा तो दिस आंसर इज अ करेक्ट, ओके। तो इतना तो आप समझ ही सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, और ये फिर से आपके पास मेजरमेंट का एक क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये ना ऐसी ब्रिज तीन इम्पीडेंसेस दिए गए आपके पास, एंड ब्रिज कैसा बोला है उन्होंने, बैलेंस बोला है, तो पता भाई Z4 क्या रहेगा। यस। तो बैलेंस ब्रिज में आपको एक चीज पता रहेगी कि Z1 Z4 राइट इज इक्वल्स टू Z2 Z3 होता है बैलेंस ब्रिज वाले कंडीशन में। तो आपको Z1 पूछा है तो आप क्या बोलोगे, Z4 पूछा तो आप क्या बोलोगे, Z1 Z2 Z3 डिवाइड बाय आप क्या बोलोगे, Z1 बोलोगे। तो यही आपके पास है ना, ये इस चीज से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बैलेंस ब्रिज वाला कंसेप्ट है बेटा, इसमें कोई चीज है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, Z2 की वैल्यू कितनी बेटा, तो आपको Z4 निकालना है ना, तो Z4 कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे निकालोगे। तो Z2 कितना है, तो Z2 मतलब 400 एंगल 90 का, राइट ना। अब बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, और यहाँ पर Z3 कितना है सर, 100, 300 एंगल इसके पास जीरो का है। तो ध्यान से देखना, जब जीरो एंगल रहता है ना, उसको लेने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो बेवजह यहाँ पर एंगल जीरो लिख के कंफ्यूज मत करना खुद को। जीरो एंगल मतलब उसको बस एक कांस्टेंट नंबर जैसी चीजें लेनी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Z1 की वैल्यू कितनी है, तो Z1 की वैल्यू आप देख सकते हो, Z1 इज नथिंग बट योर 200, और ये देख सकते हो ये 60 डिग्री है, राइट ना, 60 डिग्री। तो चलो यहाँ पर देख लेते, तो आप क्या बोलोगे सर, ये दो जीरो इसके खा जाएगा, और ये टू यहाँ पर आ जाएगा, तो यह 200 आ जाएगा, गेटिंग। अब 200 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, तो भैया 600, इसके पास एंगल कितने का है, 90 का, और ये नीचे वाला एंगल प्लस 60 का, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, राइट ना। यस। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 600, एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 और 60 150।
राइट ना, 150 ओहम आपके पास हो जाएगा। तो दिस इज योर Z4। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट था। तो उम्मीद करता हूँ ये बच्चों वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने रखे थे क्योंकि आपका ही डिमांड था कि सर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन रखना। तो देखो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है एंड इवन दो आप ना मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि मैंने मतलब क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट से लिया। तो क्वेश्चन मैंने 2-3 सब्जेक्ट से उठाया हो। क्या बोला है? द ब्रिज कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटेंस। तो जैसे कैपेसिटेंस आ जाएगा तो आप शेयरिंग ब्रिज ढूंढना, क्योंकि शेयरिंग ब्रिज में सी है। बाकी दिमाग ही मत लगाओ, देखो ब्रिज वाला कंसेप्ट बहुत आसान है बेटा। तो शेयरिंग ब्रिज से सी से याद रखना कैपेसिटेंस। जैसे नाम आपको पता चल चुका है, कैपेसिटर आ चुका, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। फिर से एक बार मैंने रखा हुआ है। देखो यहाँ पर बोला है द सर्किट शो इन फिगर द आउटपुट वाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर पूछा है कि भाई क्या आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, देखो ये ए है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई ये बी है तो यहाँ पर आ जाएगा बी, और ये नैंड गेट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बबल ना होता तो यहाँ पर ए डॉट बी इसका आउटपुट होता, बट इसका आउटपुट क्या रहेगा, ए बी बार होगा, हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये ए आया तो यहाँ पर क्या होगा, ए बार। यहाँ पर ये बी होगा तो ये बी। एंड देखो दे नॉर्मली एंड गेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, इनको इसको इनपुट था ए बार और बी इनपुट था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। वैसे देख सकते हो यहाँ पर आ जाएगा बी बार और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी बार। राइट ना, आउटपुट क्या मिलेगा बेटा आपके पास, तो आउटपुट ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक्चुअल में जो आउटपुट मिलना चाहिए, और मिनिमाइज पूछा है शायद से, मिनिमाइज क्या होगा, तो इसका मैं नॉर्मली वाई का एक्सप्रेशन लिखता। तो वाई का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए बी दोनों का बार प्लस ए बार प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी बार। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही। तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए बी बार। इसको मैं थोड़ा स्मार्टली सॉल्व कर लेता हूँ। तो इससे और इससे अगर मैं ए बार बाहर निकालूँ तो क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस इससे एंड इससे अगर मैं बी बार बाहर निकालता तो क्या आ जाएगा सर, बी बार, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए। और आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि वन में चाहे दुनिया भर की कोई भी ऐड कर दो चीज़ें, उसका वैल्यू वन ही रहेगा। वन में चाहे दुनिया भर की कोई चीज़ ऐड कर दो उसका वैल्यू वन ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर होगा सर ए बार प्लस बी बार, क्योंकि इसकी वैल्यू वन। या फिर मैं एक स्टेप और भी बढ़ा लेता हूँ, तो ए बार इंटू वन वन प्लस बी बार इंटू वन, तो ये वन ही रहेगा। तो वन मल्टीप्लाई करने से सपोज ये एंड करने से कोई मतलब नहीं, तो दिस इज योर बी बार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। यस, तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। और शायद से ये क्वेश्चन बहुत प्यार से रखा है। क्या बोला है, तो विस्टोन ब्रिज में ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। विस्टोन ब्रिज बेटा हम याद रखना हमेशा मीडियम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर लेते हैं। ये मैंने सेशन में भी बताया हुआ, जिन्होंने सेशन नहीं देखा है ब्रिज से रिलेटेड आप हमारे चैनल पर जाकर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी ब्रिज से रिलेटेड एक सेशन दिया है, पूरा चैप्टर ही कवर अप किया है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो विस्टोन ब्रिज हम मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर द मीडियम रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट। एंड मैंने अभी अभी बोला था कि एक जो आपके पास ब्रिज होता है, जो कि हमारे पास विंस ब्रिज होता है, ये जो विंस ब्रिज आपकी फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए एज वेल एज हमारे पास हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर के लिए, मतलब THD मेजरमेंट के लिए भी हम यूज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा विच ब्रिज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, तो वो रहता है बेटा हमारे पास विंस ब्रिज ऑसिलेट हमारे पास ब्रिज। ओके, चलो। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। आई नो बहुत ज़्यादा समय लिया मैंने आपका, बट जिन्होंने अभी तक ये सेशन देखा बेटा मेरे आपके लिए तो बेटा बिग थैंक्स है, क्योंकि आपने इतने पेशेंसफुली इस सेशन को देखा हुआ है। यस, तो ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बेटा मैंने बहुत मेहनत से ये सीरीज स्टार्ट की है हमारी बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल पर। तो अगर आपको लगता है कि ये मेहनत अच्छी है सर की, तो कोई दिक्कत नहीं। और मतलब आपको लगता है कि ये यूट्यूब चैनल आपके सेशन मतलब
पढ़ाई के लिए अगर हेल्प कर रहा है तो बेटा बिल्कुल आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये सब्सक्राइब करने से आपको एक ही चीज़ का फ़ायदा होगा कि जो भी सेशन में लेता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप कोई भी सेशन मिस नहीं करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है या फिर मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप बिल्कुल सेशन को लाइक कर सकते हो। सेशन को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन बिल्कुल मिलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होते हैं बेटा मोटिवेशन उतना ही मिलता है कि जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों के लिए वो बच्चों तक पहुंच रहा है। तो दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। तो आप लाइक कर सकते हो। इवन दोस्त आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं या फिर कोई भी सजेशन होते हैं या फिर आपको सेशन कैसे लगा, या फिर कोई अगर सपोज किसी को लग रहा है कि सर आप ये कर सकते हो या फिर और भी ज़्यादा सर अच्छे से पढ़ा सकते हो, सपोज मुझे नहीं पढ़ाने आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको अच्छे से नहीं पढ़ाने आ रहा सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, या तो कोई भी सजेशन रहे वॉट एवर जो भी चीज़ें रहेंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और किसी को लग रहा है कि ये सेशन बिल्कुल आपके दोस्तों के लिए भी अगर हेल्पफुल हो सकते हैं या फिर आपके जूनियर्स या फिर आपके किसी के मतलब आपके रिलेटिव्स में से किसी को भी अगर ये सेशन लग रहा है कि हेल्पफुल हो सकता है तो आप उनके साथ ये इस सेशन को शेयर कर सकते हो। एंड जितने भी मैं सेशन लेता हूँ सभी को पता है कि इसके टेलीग्राम चैनल पर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सेशन के सभी पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट ज्वाइन है, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। जैसे कि आपकी एग्जाम बहुत ज़्यादा बेटा नज़दीक है तो इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए तो बेटा गुड विशेष है कि आप बहुत अच्छी तरीके से आपका एग्ज़ाम दो, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे महा ट्रांसको फैमिली का एक मेंबर बनो। और जल्द ही हम मिलेंगे, एक तो इंटरव्यू में और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अगर किसी को मुझे मिलना है तो मिल सकते हो। एंड वैसे तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ही बिल्कुल। तो जिनको भी सेशन पसंद आ रहा है सेशन को लाइक कर देना और हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।